अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेशन को एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे। एमडी कैट के लिहाज से हम ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर होता क्या है, इसके स्टेप्स कौन से हैं, उसके बाद इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो इसको हमने कम्प्लीटली स्टडी करना है। तो लास्ट के अंदर जाकर 2 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, आप लोगों ने उनके आंसर्स लाजमी तौर पर कमेंट के अंदर देने हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो जानदारों की बॉडी के अंदर होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमने इसको स्टडी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे सारी की सारी मारूजियाँ ही हमने देखनी हैं, तो एमडी कैट के लिहाज से देखने के लिए एक एक पॉइंट मैंने स्टेप्स बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने एज इट अच्छे से ही याद कर लेना है, तो मारूजी आपकी गलत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखें, बायोलॉजिकल प्रोसेस में से एक प्रोसेस रेस्पिरेशन है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। मतलब रेस्पिरेशन के अंदर गैसों का तबादला होता है। गैसों का तबादला कैसे होगा? जानदार की बॉडी के अंदर जो है गैसेस ली जाती हैं, उसके बाद बदले में गैसेस रिमूव भी की जाती हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसों का तबादला या गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है मुख्तलिफ लेवल पर होती है। पहला लेवल है ऑर्गेनिज्मिक लेवल, दूसरा है बॉडी लेवल, उसके बाद है सेलुलर लेवल। अब बात की जाए ऑर्गेनिज्मिक लेवल की, तो ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर होगी उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर बॉडी लेवल पर होती है, जो जानदार है उसकी बॉडी के अंदर जो है गैसों का तबादला होता है, बाद में ही गैसेस जो हैं सेल टिश्यू लेवल पर जाती हैं, फिर सेल लेवल पर जाती हैं। अगर बॉडी लेवल पर होगा तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद बॉडी के अंदर अगर होगी तो बॉडी लेवल पर या इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद सेल लेवल पर, सेल के पास जाकर जब रेस्पिरेशन होती है, जब गैसों का तबादला होता है, तो उसको हम कहते हैं एट सेल लेवल या इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आज की वीडियो के अंदर पूरे टॉपिक के अंदर, पूरे सिलेबस के अंदर जो एमडी कैट में मौजूद है, उसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन पर जो रेस्पिरेशन होती है सेल लेवल पर, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसकी हमने कम्प्लीटली स्टडी करनी है। वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को हमने देखना है। तो इस लेवल पर इसको हम क्या कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन कंपाउंड्स। सेल के अंदर जो बड़े बड़े कार्बन की चेन रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनको उनके अंदर जो है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। वहाँ से बॉन्ड को ब्रेक डाउन की जाती है बॉन्ड्स की, और वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। ये सारे का सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा होता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एक और बात जो लाजमी तौर पर जहन में रखने वाली है वो ये है कि क्योंकि इसके अंदर बड़े मालिक्यूल तोड़े जाते हैं, इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि कैटालाइसिस प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बड़े मालिक्यूल्स तोड़े जा रहे हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कैटालाइसिस प्रोसेस है या कैटालिक प्रोसेस है। अब अगर इसका और इसका थोड़ा सा कम्बिनेशन करें या इसको थोड़ा सा लिंक देखें, तो आप देखें ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर क्या होता है कि जानदार क्या करता है, माहौल से ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म के पास जाती है, जानदार के अंदर जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में जाती है। तो इस तरीके से माहौल से ऑक्सीजन का जानदार में जाना, जानदार से कार्बन डाइऑक्साइड का माहौल में जाना, ये एक गैसों का तबादला हो रहा है, इसी को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। अब अगर गैसों का तबादला होगा तब ही आपके पास सेल के अंदर जाकर बड़े मालिक्यूल को तोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर रेस्पिरेशन ना हो तो सेलुलर रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके और इसके दरमियान, सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑर्गेनिज्मिक या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दरमियान एक लिंक मौजूद है। अब मज़ीद अगर बात की जाए, आगे हम चलते हैं कि हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ये 2 किस्म की है। एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। ये सारे के सारे पॉइंट्स मारूजी के हवाले से आप लोगों ने माइंड में रखने होंगे। अब अगर हम देखें कि रिएक्टेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कौन से होते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, जो
एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं वो हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूटिलाइज होती है, ये रिएक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज इस्तेमाल होती है। इसी वजह से यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एंड प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, मारूजियाँ हैं। एक एक पॉइंट मारूजी के हवाले से देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनते हैं। यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है या एथेनॉल बनता है, या इसको आप कह सकते हो इथाइल अल्कोहल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अब अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो कॉमन स्टेप्स हैं वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, यहाँ पर भी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है वो कंप्लीट होती है, यहाँ पे पार्शियल ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज को मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ा जाता। अब यहाँ पे अगर देखें जो एनर्जी रिलीज होती है वो तकरीबन 98% एनर्जी जो ग्लूकोज के अंदर होती है वो रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो तकरीबन 2% होती है। अब अगर हम बात करें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है वो है या बनती है वो है 4 ATP। यहाँ पे जो बनती है वो है यहाँ पे 40 ATP, यहाँ पे 4 ATP। अब जहन में रखेंगे इस्तेमाल करने के बाद, कट वट करने के बाद जो यूकैरियोट्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं वो 36 ATP, और प्रोकैरियोट्स के अंदर कितने बनते हैं 38, मतलब 38 ATP। नेट ATP कितने हैं 36 यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट्स के अंदर 38, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 2 ATP बनते हैं। अब अगर बात की जाए एरोबिक रेस्पिरेशन की तो ये जो है इसकी अकरेंस देखी जाए कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है तो साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, जो मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वन बाय वन करके आपने देखना है। तो सबसे पहला स्टेप जो कि कॉमन है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एनारोबिक में भी, वो है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मौजूद होगी या नहीं होगी, तब दोनों सूरतों में, मतलब एरोबिक और एनारोबिक दोनों सूरतों के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर दी जाती है। किस चीज़ के अंदर ब्रेक डाउन की जाती है, पायरुविक एसिड के अंदर। इस स्टेप को हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ग्लाइकोलाइसिस का। अब आप देखें ये आपके पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। जब ये टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में, तो यहाँ से 2 ATP बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं। इसके साथ साथ 2 पायरुवेट बनते हैं, या इसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं, और इसका फार्मूला C3H6O3 है। अब ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ये कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। अब ये पहला स्टेप था जो दोनों में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, जो स्टेप नंबर 2 है, अब आप जहन में रखेंगे ये स्टेप जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का होगा, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का नहीं है। ये किस चीज़ का है, एरोबिक रेस्पिरेशन का है। अब ये जो स्टेप है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लाजमी जहन में रखेंगे ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसके जो फेजेस हैं उनमें पहला फेज है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। लाजमी जहन में रखेंगे, इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा है क्रिब्स साइकिल, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ये सारे के सारे जो फेजेस हैं वो स्टेप 2 के हैं, जो किस चीज़ का स्टेप है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब इसमें क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे के सारे जो फेजेस हैं वो कहाँ में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि पायरुवेट जो है या पायरुविक एसिड जो है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड को तोड़ा जाता है। इसको तोड़ने के लिए जो है ये मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसके बाद जो चीज़ बनती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी की मिकदार जो है वो रिलीज़ हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 किस चीज़ का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। पहला जो स्टेप था उसको हम कहते थे ग्लाइकोलाइसिस, जो एरोबिक का भी था एनारोबिक का भी था। उसके बाद ये जो स्टेप था ये सिर्फ
एरोबिक रेस्पिरेशन का था। और ये जो स्टेप है वो कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। और ये कहाँ पर टेक्स प्लेस होगा, वाक़ई होगा साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर भी पायरुवेट एसिड को तोड़ा जाता है, लेकिन दो स्टेप जहन में रखेंगे। पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस चीज़ के स्टेप्स हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जहन में रखेंगे। अब ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये कहाँ पे होता है, मैमल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब ये जो स्टेप है ये मैमल्स के अंदर होता है, जानवरों के अंदर होता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, यहाँ पे पायरुवेट एसिड को तोड़ा जाता है किस चीज़ के अंदर, लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड के अंदर जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसके बाद जो है यहाँ पे 2 NADH2 इस्तेमाल होते हैं और 2 NAD+ ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इसको तोड़ा जाता है किस चीज़ के अंदर, लैक्टिक एसिड में, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके बाद बात की जाए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये कहाँ पे होती है, यीस्ट के अंदर। यहाँ पे फंजाई की बात की गई है, जैसे कि आपको पता है यीस्ट एक फंजाई है। अब इसके अंदर 2 NADH2 और 2 NAD ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और यहाँ पे पायरुवेट एसिड को जो है तोड़ा जाता है किस चीज़ के अंदर, इथाइल अल्कोहल में, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है रेस्पिरेशन का। और उसके बाद हमने कंपैरिजन किया एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मज़ीद सादा कर दें याद करने के लिहाज से, तो आप देखें यहाँ पे कंपैरिजन लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अब जहन में रखेंगे इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी होती है, यहाँ पर भी ग्लाइकोलाइसिस भी होती है। ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में, मतलब ये दोनों स्टेप कॉमन है। लेकिन यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है सॉरी, यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन इसको हम बोलते हैं, इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। मतलब ये जो हमारे पास स्टेप होगा ये होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे जो है क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे एनएरोबिक नहीं होगी। तो जहन में रखेंगे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है, यहाँ पर भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, ये भी साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये जो फर्मेंटेशन है इसको हम कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसका एक स्टेप था, उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दोनों भी कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। अब इसके बाद अगर देखा जाए, ये जब स्टेप कंप्लीट हो जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, तो लास्ट पे एक ग्लूकोज में से कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। जहन में रखेंगे 2 एटीपी बनते हैं। यहाँ पे ये जो क्रेब्स साइकिल है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे का सारा स्टेप जो है कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पे एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी, 36 एटीपी बनते हैं। अब एक मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करते जाएं, मज़ीद मारूजी की अगर हम बात करते जाएं, यहाँ पे आप देखें कहा जाता है कि एक एटीपी जब यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल होता है, तो एक एटीपी के यूटिलाइज होने से या ब्रेक डाउन होने से तकरीबन 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, हमें मिल जाती है। अब एक और चीज़ यहाँ पे अगर बात की जाए, आपने पीछे मैंने कहा था कि अगर हमारे पास रेस्पिरेशन हो रही होगी एनएरोबिक। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मैंने बताया था तकरीबन 2 जो है नेट एटीपी बनते हैं। तो एक ग्लूकोज के अंदर, सॉरी, जो ग्लूकोज है उसके एक एटीपी के टूटने से तकरीबन 7 या 3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि 2 एटीपी बन रहे थे, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ को, 7.3% या 7.3 को किस चीज़ के साथ, 2 के साथ। तो आप इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमें एक एटीपी से कितनी जो है किलो कैलोरी एनर्जी मिल सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, अगर कंडीशन होगी यूकैरियोटिक की तो 36, अगर प्रोकैरियोटिक की तो 38। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान अगर देखें कि हमारे
हमारे पास कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो एक एटीपी से तो आपके पता है, क्योंकि 36 एटीपी बनते हैं, तो 36 को हम क्या करेंगे 7.3 या 7.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन के पास, बाद आपके पास जवाब आ सकता है। तो आप सिंपली इसको आप माइंड में रख सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे अगर बात की जाए कि हमारे पास जो एक एटीपी है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 7.3 किलो कैलोरी। ये ग्लूकोज जब टूटता है तो उसका सिर्फ 1% एनर्जी है। अब आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे तख़य्युल कर सकते हैं कि एक ग्लूकोज के पास कितनी एटीपी होती होगी, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने से 1% एनर्जी जो है वो उससे क्या बनता है कि एटीपी बनता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास सॉरी कॉल आ रही है, तो इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ जो है कंटिन्यू करेंगे।